हेलो। प्रेजेंटेशन स्किल्स एक आर्ट भी है और एक साइंस भी, जिसको सीखने में मजा भी आता है और फायदा भी होता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल या स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा सो दैट आप भी प्रेजेंटेशन स्किल्स के एक्सपर्ट बन पाए। हाउ से पहले व्हाई की बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखनी क्यों जरूरी है, इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहले फायदे की बात करें तो इतनी कॉम्पिटिटिव दुनिया में ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर कन्विक्शन पावर हो। मींस हम अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, परसुएड कर पाए, कन्विंस कर पाए। और अगर हमारे अंदर एक साथ बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की स्किल है तो हम इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आगे निकल सकते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपको ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। आपको आपकी कंपनी में, कॉलेज में, स्कूल में या क्लब में ज्यादा मौके मिलते हैं बोलने के। आपकी पहचान बढ़ती है, आप लोगों की अच्छी नजरों में आते हो, आपको सब जानते हैं और आपको याद रखते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जिसको बोलने की कला आती हो ना, जिसको पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट आता हो, उसकी रोज रोज की पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस में एक कॉन्फिडेंस झलकता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। क्योंकि प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है जिसका फायदा हर फील्ड में, हर एरिया में, हर पोजीशन पे हो सकता है। इसलिए ये स्किल आपकी करियर प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो ये स्किल आपके रिज्यूमे में भी जाती है और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज का स्कोप और बढ़ा देती है। पांचवा फायदा यह है कि ऑडियंस को फेस करना एक रिस्क का काम है। स्टेज पे बोलना हर किसी के बस की नहीं है, इसलिए ये हर कोई नहीं कर पाता। और अगर आपने इसके पीछे की साइंस समझ ली, इसके पीछे की टेक्निकलिटी समझ ली, तो आप रिस्क ले पाओगे। जो हर कोई नहीं कर पाता वो आप कर पाओगे, जिससे आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रो करेगा। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये कोई 2 मिनट या 5 मिनट की वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, इंपॉर्टेंस बताऊंगा और निकलता बनूंगा। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट सीरीज ऑफ एपिसोड्स, जिसमें हर एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन स्किल को सीखते जाएंगे सो दैट आप इन एपिसोड्स को देख के ट्रेन हो पाए, प्रिपेयर हो पाए और प्रेजेंटेशन स्किल्स के एक्सपर्ट बन पाए। सो इस एपिसोड में हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के फायदे समझे। अब अगले एपिसोड में हम चलेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स के फर्स्ट स्टेप की तरफ। पिछले एपिसोड में हमने जाना प्रेजेंटेशन स्किल्स के फायदों के बारे में। इस एपिसोड में बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के फर्स्ट स्टेप की, जो है पर्पस सेटिंग। ज्यादातर लोग जब अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले ओपनिंग लाइंस की तरफ फोकस करते हैं कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कैसे करनी है। आपका पहला फोकस ओपनिंग लाइंस की तैयारी पे नहीं होना चाहिए। आपका पहला स्टेप पर्पस ऑफ स्पीच ढूंढना है। जैसे आप मंजिल के हिसाब से मैप देखते हो, मंजिल के हिसाब से घर से निकलने का टाइम देखते हो। जब आपको आपकी मंजिल पता होती है तो आपकी जो जर्नी है वो प्लान होती है, प्रॉपर होती है और सही होती है। ठीक इसी तरह से हमें भी पहले अपनी स्पीच की मंजिल को समझना होगा, अपनी स्पीच की डेस्टिनेशन को समझना होगा, जिसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ स्पीच। बहुत बार लोग स्पीच की तैयारी ये पर्पस माइंड में रख के करते हैं कि मुझे बोलना होगा क्योंकि मैं ऑपरेशंस का हेड हूं, मुझे स्पीच देनी है क्योंकि कॉलेज की मैनेजमेंट ने मुझे सिलेक्ट किया है, यार एनुअल कॉन्फ्रेंस है तो मुझे बोलना ही होगा। आप समझ पा रहे होगे कि ऐसे पर्पस सोच के कभी भी दमदार स्पीच रेडी नहीं हो सकती। आपको सुनने के बाद ऑडियंस का क्या रिएक्शन हो, वो होगा आपका पर्पस। वो देगा आपको कंप्लीट मैप आपकी स्पीच के लिए। वो होगी फाउंडेशन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे आपको अपनी स्पीच का पर्पस क्लियर हो जाएगा। थिंक, फील एंड एक्ट। सो आपको अपनी स्पीच की तैयारी करने वक्त सबसे पहले ये सोचना है कि मेरी स्पीच सुनने के बाद ऑडियंस क्या सोचे, थिंक, क्या फील करे, फील और क्या एक्शन ले, एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक प्रोडक्ट मोबाइल फोन के लिए सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सो अपनी प्रेजेंटेशन का मैप बनाने के लिए यानी कि पर्पस ढूंढने के लिए इसको थिंक, फील एंड एक्ट में डालते हैं। थिंक में आप चाहते हो कि ऑडियंस आपके इस मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में समझे और इसकी ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचे। फील में वो कन्विंस्ड हो जाएं कि इस मोबाइल फोन को खरीदने के बाद उनका स्टेटस बढ़ेगा। एक्ट में आप चाहते हो कि आपकी स्पीच को सुनने के बाद वो सेल्स काउंटर में जाके मोबाइल फोन खरीद ले। सो ऐसा करने से आपको आपकी स्पीच का पर्पस क्लियर हो जाता है, उसका मैप आपके सामने आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप स्टूडेंट हैं और आपको कॉलेज में चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक स्पीच देनी है। थिंक, आप चाहते हो कि ऑडियंस आपकी स्पीच सुनने के बाद
चाइल्ड लेबर के नुकसान के बारे में सोचें। चाइल्ड लेबर का क्या नुकसान है बच्चों को और कंट्री को। फील में आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस इमोशनली फील कर पाए उन बच्चों का दर्द। एक्ट में आप चाहते हो कि कुछ स्टूडेंट्स वॉलंटियर करें और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कैंपेन करें। इन एग्जांपल्स के साथ आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितना जरूरी है अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में ये सोचना कि हम ऑडियंस से क्या चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्पीच सुनने के बाद ऑडियंस क्या सोचे। वो आपके प्रोडक्ट के फायदे के बारे में सोचे, वो किसी चीज के नुकसान के बारे में सोचे, वो आपके शहर के बारे में सोचे, वो आपकी कंपनी के विजन के बारे में सोचे, वो अपने करियर के बारे में सोचे। आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो कि वो क्या सोचें। ऐसे ही आपको फील का आइडिया होना चाहिए। आपकी ऑडियंस आपको सुन के क्या फील करे, कमिटेड फील करे, मोटिवेटेड फील करे, एंटरटेन फील करे, इन्फॉर्म फील करे, पेट्रियोटिक फील करे या इमोशनल फील करे। ऐसे ही एक्शंस, वो क्या एक्शन लें? वो आपका प्रोडक्ट परचेज करें, वो आपको वोट डालें, वो अपना सेल्स प्लान बनाएं, वो खुश रहना सीखें, वो अपने टारगेट फिक्स करें। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी स्पीच के बाद आप उनसे क्या एक्शन चाहते हो। सो पहले पॉइंट में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप दमदार स्पीकर बनना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन की तैयारी करने वक्त सीधा स्पीच लिखने मत बैठ जाओ। सबसे पहले जानने की कोशिश करो कि आपका पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। थिंक, फील एंड एक्ट के साथ। सो अपना पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन सबसे पहले लिखो, क्योंकि जब आपको मंजिल पता होगी तो आप उसके लिए सही रास्ता डिसाइड कर पाओगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में। इस एपिसोड में बात करेंगे ऑडियंस रिसर्च के बारे में। इस टॉपिक की शुरुआत में एक स्टोरी के साथ करनी चाहूंगा। एक बार एक माँ अपने बच्चे को एक मेले में लेके जाती है कि बच्चे को मेला दिखाऊंगी तो बच्चा खुश होगा। वो माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मेले के अंदर जाती है। मेले के अंदर जाते ही अपने बच्चे को झूले दिखाती है। बेटा बेटा देख वो कितने प्यारे झूले, वो झूलते हुए झूले देख कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना बेटा। और माँ देख के हैरान रह जाती है कि बेटा मुस्कुरा नहीं रहा, खुश नहीं हो रहा झूले देख के, बल्कि बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, माँ मुझे घर जाना है, मुझे मेला नहीं देखना। वो माँ अपने बेटे को थोड़ा और आगे लेके जाती है, कहती बच्चा ओ मेरे नन्नू, ओ मेरे सोनू, वो देख कितने प्यारे टॉयज है, कितने अच्छे गुड़िया काके, कितना अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा, वो टॉयज देख। और माँ फिर हैरान हो जाती है क्योंकि बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, मुझे घर जाना। माँ कहती है मैं थोड़ा और आगे जाके कुछ और दिखाती हूँ। थोड़ा और आगे जाके माँ उसको कहती है ओ मेरा बच्चा देख वो कितने प्यारे गुब्बारे, वो गुब्बारे देख कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर सुंदर बैलून्स, रेड बलून, ग्रीन बलून, येलो बलून, कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बच्चा अभी भी रोए जा रहा है। माँ मुझे मेला नहीं देखना, माँ मुझे घर जाना है, माँ मुझे घर जाना है। माँ समझ नहीं पा रही होती कि बच्चे को हुआ क्या है। बच्चे तो इन चीजों को देख के खुश होते हैं, वो रोए क्यों जा रहा है। फिर माँ अचानक नोटिस करती है कि बच्चे के शूज के लेसेस खुले हुए हैं। वो कहती है चलो पहले लेसेस बंद कर देती हूँ, फिर उसको बाकी का मेला दिखाती हूँ। तो उसके लेसेस बंद करने के लिए वो नीचे बैठती है। तो जब लेसेस बंद कर रही होती है तो वो देखती है कि बच्चे के लेवल पे तो सिर्फ भीड़ की टांगे नजर आ रही है। बच्चा तो वो बैलून्स को देख नहीं पा रहा था, वो टॉयज नहीं देख पा रहा था, वो झूले नहीं देख पा रहा था। वो बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाती है। इसको ध्यान में रखते हुए वो बच्चे को अपनी गोदी में लेती है और बच्चे को अपने लेवल पे लेके आती है। फिर अपने बच्चे को पूछती है बोल बेटा घर चलें। और वो बच्चा रोना बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है नहीं माँ मुझे तो ये मेला देखना है, वो कितने अच्छे बैलून्स, वो कितने अच्छे गुब्बारे, वो कितने अच्छे टॉयज, और वो देखो झूले। सो इस छोटी सी स्टोरी का यही मैसेज था कि दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए पहले हमें उनके लेवल पे जाना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, उनकी नजर से देखना होगा, फिर हम उनको समझ पाएंगे। और जब हम उनको समझ पाएंगे फिर हम उनका लेवल अपने लेवल तक लेके आ पाएंगे। जैसे वो माँ जब अपने बच्चे के लेवल पे गई तो वो समझ पाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू, समझ पाई कि वो क्या देख पा रहा है, समझ पाई कि उसको अपने लेवल तक कैसे लेके आना है। इसी तरह से हमें भी अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देने से पहले अपनी ऑडियंस को समझना होगा, उनके लेवल को समझना होगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। ऑडियंस को जानने के लिए हम ऑडियंस रिसर्च करते हैं और ऑडियंस रिसर्च करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं जो किसी भी प्रेजेंटेशन में आपके काम आएगा और आपको बेस्ट ऑडियंस रिसर्च करके देगा। आपको ऑडियंस वर्ड के बस स्पेलिंग्स याद रखने हैं, उससे आप पूरी ऑडियंस की रिसर्च कर पाओगे। पूछो वो कैसे? पूछिए। ए फॉर एनालिसिस। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का साइज क्या है, कितने लोग बैठेंगे, 10 लोग बैठ रहे हैं, 100 लोग बैठ रहे हैं, 500 बैठ रहे हैं, 1000 बैठ रहे हैं। ऑडियंस साइज क्या है, क्योंकि ऑडियंस के साइज के हिसाब से आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो।
कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बड़ी ऑडियंस में नहीं हो सकती, छोटी ऑडियंस में हो सकती हैं। ऐसे कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो बड़ी ऑडियंस को दिखाओगे तो शायद दूर से ठीक नहीं नजर आएंगे, लेकिन छोटी ऑडियंस के लिए ठीक है। तो आपको फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि एनालिसिस में ये ध्यान रखना है कि ऑडियंस का साइज क्या है। ऑडियंस का दूसरा अल्फाबेट यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसकी ऑडियंस को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनकी नॉलेज कैसी है उस सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि उनकी नॉलेज के हिसाब से आपकी स्पीच का लेवल डिसाइड होगा। आप कैसे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, आप कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक नया बैच हायर हुआ, तो जब उनका फर्स्ट डे था, उनको कंपनी के बारे में बताया जा रहा था, तो एचआर मैनेजर ने अपनी प्रेजेंटेशन में काफी ऐसे वर्ड्स यूज किए जो उस कंपनी में तो कॉमन थे, लेकिन जिन लोगों ने आज ही ज्वाइन किया, जो फ्रेशर्स थे, जिनका बैच आज ज्वाइन कर रहा है, उनके लिए वो वर्ड्स कॉमन नहीं थे, उन वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे। तो जब प्रेजेंटेशन के एंड में एचआर मैनेजर ने उस बैच को पूछा कि किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, तो उनके क्वेश्चन आने शुरू हुए। मैम इस वर्ड का क्या मीनिंग है, मैम उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो तब एचआर मैनेजर ने रियलाइज किया कि उसने जो प्रेजेंटेशन दी है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के हिसाब से दी है, ना कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग, ऑडियंस के नॉलेज के हिसाब से। ऑडियंस का थर्ड अल्फाबेट डी यानी कि डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब है एज, जेंडर, लोकेलिटी। आपकी ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है या मिक्स्ड है, कौन सी जगह से है, अलग अलग शहरों से या एक ही जगह से है। आप अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उनके साथ एग्जांपल शेयर कर सकते हो, उनके साथ इंसिडेंट शेयर कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर एक ही जगह, एक ही शहर से सब है तो उस शहर की लोकल कोई बात कर सकते हो। खुद सोचो, अगर मैं बिहार में जाके गुजराती गानों की एग्जांपल्स दूं तो भी लोग समझ नहीं पाएंगे। 40-50 साल की ऑडियंस के सामने कॉलेज की एग्जांपल्स यूज करूं तब भी वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस का फोर्थ अल्फाबेट आई यानी कि इंटरेस्ट। आर दे इंटरेस्टेड इन यू एंड योर प्रेजेंटेशन? क्या वो आप में और आपकी प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है? क्योंकि अगर वो जबरदस्ती बैठे हैं, उनको उनके बॉस ने कहा है कि इसको सुनो, उनके टीचर ने कहा है कि इसको सुनो, तो पहले आपको उनका इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा सो दैट वो आपको एक्सेप्ट कर सके, आपको अटेंटिवली सुने और आपको रिस्पॉन्ड करे। फिफ्थ अल्फाबेट ई यानी कि एक्सपेक्टेशंस। मान लो आपने 2 टिकट्स ली शाहरुख खान की कोई रोमांटिक मूवी देखने के लिए। आप थिएटर के अंदर गए और अंदर जाके आपको छोटे बच्चों की कोई कार्टून मूवी दिखा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही आपकी ऑडियंस भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आपको सुनने आई है। आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्टेशन लेके आपके सामने बैठी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर रही है। क्या आप उनको मोटिवेट करने वाले हो, आप उनको सेल करने वाले हो, आप उनको नॉलेज देने वाले हो, आप उनको हंसाने वाले हो? सामने बैठे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिक्स्थ अल्फाबेट एन यानी कि नीड। शेर को घास नहीं डालते, गाय को मांस नहीं डालते, क्योंकि अगर शेर को घास डालोगे, गाय को मांस डालोगे तो दोनों मर जाएंगे, क्योंकि आप उनको वो खिला रहे हो जो उनकी नीड नहीं है। सही प्रेजेंटेशन देने के लिए भी ऑडियंस की नीड को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी ऑडियंस की नीड समझ जाते हो, उनकी जरूरतों का आइडिया आपको हो जाता है, तो आप अपनी बातें उनकी नीड के साथ रिलेट कर सकते हो और उनको कैप्टिवेट कर सकते हो। सेवंथ अल्फाबेट सी यानी कि कस्टमाइजेशन। हो सकता है आपको अपनी प्रेजेंटेशन कस्टमाइज करनी पड़े। क्या आपकी ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके लिए आपको कुछ अलग करना है? फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं अपने ऑफिस में पूरे स्टाफ को एक स्पीच दे रहा था और उनमें 2 ऑफिस बॉयज ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैंने उनके लिए पहले से ही हिंदी में अपनी ट्रेनिंग का एक हैंड आउट बना के दे दिया सो दैट वो भी इन्वॉल्व रहे। सो ऐसे छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के आप बड़ा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। लास्ट अल्फाबेट ई यानी कि एनवायरनमेंट। जहां पे भी आपकी प्रेजेंटेशन है वहां पे ऑडियंस कैसे बैठी है, वो जगह कैसी है, क्लासरूम है या सेमिनार हॉल है, बोर्डरूम है या ऑडिटोरियम है। आप उसके हिसाब से अपना डिलीवरी स्टाइल प्लान कर सकते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रिपेयर कर सकते हो, अपने विजुअल्स को उसी हिसाब से रेडी कर सकते हो। सो ये थी ऑडियंस की फुल फॉर्म। और आगे से जब भी दमदार प्रेजेंटेशन देनी हो, ऑडियंस की रिसर्च करनी हो, तो बस ऑडियंस की फुल फॉर्म को याद कर लो। ये एक वर्ड आपकी पूरी ऑडियंस की रिसर्च कर देगा। फिर आप अपने ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाओगे, उनकी सोच को समझ पाओगे, उनके लेवल को समझ पाओगे और अपनी बात उनको समझा पाओगे और वो भी मेला एंजॉय कर पाएंगे। सो ये था थर्ड एपिसोड, कैसे अपनी ऑडियंस को समझा जाए, कैसे अपनी ऑडियंस को जाना जाए और उसके हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन रेडी की जाए। पिछले 2 एपिसोड्स के थ्रू आपको पता चल गया कि पर्पस ऑफ स्पीच कैसे निकालना है और ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है। इन 2 पॉइंट्स के बेस पे अब आप अपनी स्पीच के लिए रिसर्च कर सकते हो, आइडियाज ढूंढ सकते हो।
मतलब कि आपने जो बिल्डिंग बनानी है उसकी फाउंडेशन आपने रेडी कर ली, रहने वालों को कैसा घर चाहिए वो भी आपने समझ लिया, और अब बारी है उस घर के पिलर्स बनाने की, यानी कि कंटेंट पे रिसर्च करने की, आइडियाज को सोचने की और उनको लिखने की। जैसे पिलर्स पे घर खड़ा होता है, इन आइडियाज के साथ आपकी स्पीच खड़ी होगी, इन्हीं आइडियाज के साथ आपकी स्पीच और क्रिएटिव बनेगी। यही आइडियाज आपकी प्रेजेंटेशन में और दम भरेंगे। तो आओ कुछ टिप्स डिस्कस करते हैं कि आइडियाज कैसे जनरेट किए जाए, अपने कंटेंट पे कैसे रिसर्च की जाए। मेरी फर्स्ट टिप है राइट इट डाउन। आपको आइडियाज कभी भी आ सकते हैं, आधी रात को नींद खुलने पे, नहाते हुए, ड्राइव करते हुए, टीवी देखते हुए, कभी भी। जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आए उसको उसी वक्त लिख लो, अपने मोबाइल में एक नोट बना लो या फिर अपने साथ एक डायरी रखो, क्योंकि जब आप अपने आइडियाज दिमाग से निकाल के कहीं लिख लेते हो तो आप अपने दिमाग को नए आइडियाज सोचने की स्पेस देते हो। सो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे भी आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं आप उनको लिखते जाओ। आपको आइडियाज इम्प्रैक्टिकल लग रहे हैं या आपको आइडियाज फालतू लग रहे हैं तब भी लिखो, सो दैट आपका दिमाग खाली होता जाए और आइडियाज को सोचने के लिए। सो बिना सोचे, बिना इवैल्यूएट किए, बिना क्वांटिटी देखे आइडियाज को लिखते जाओ। इससे आपका क्रिएटिविटी का फ्लो बढ़ता जाएगा। उसके बाद अपने लिखे हुए आइडियाज को ऑब्जर्व करो, उन्हीं आइडियाज में से आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपकी स्पीच में आपके काम आएंगे। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आइडियाज आते ही नहीं है, दिमाग को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बहुत जोर लगा के भी आइडियाज बाहर नहीं निकलते। उस केस में आप मेरी सेकंड टिप ट्राई कर सकते हो, इससे आपका दिमाग क्रिएटिवली सोच पाएगा। सो सेकंड टिप है इमेजिनेशन। अपनी स्पीच के लिए आइडियाज ढूंढने के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कोई और पर्सनालिटी हो। फॉर एग्जांपल, नरेंद्र मोदी अगर मेरी जगह होते तो ये स्पीच को कैसे देते, अगर मैं कंपनी का सीईओ होता तो ये स्पीच कैसे देता, अगर मैं चकदे का शाहरुख खान होता तो ये स्पीच कैसे देता, अगर डोनाल्ड डक मेरी जगह होता तो डोनाल्ड डक इस स्पीच को कैसे देता। ऐसा करने से आप अलग एंगल से, अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से अपने टॉपिक को देख पाओगे और कुछ नए आइडियाज जनरेट कर पाओगे। एक और टिप जो आपके आइडियाज जनरेशन के प्रोसेस में काम आ सकती है वो है टॉक टू अदर्स। आपकी प्रेजेंटेशन के टॉपिक के रिलेटेड अगर आपकी जान पहचान में कोई है तो आपको उससे बात करनी चाहिए, उसकी हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन आपको कैसा आइडिया दे दे। ऐसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टॉपिक डिस्कस करके उनका व्यू लेना चाहिए, उनके आइडियाज को समझना चाहिए, क्योंकि आप अकेले एक ब्रेन हो और अगर आपने और ब्रेन्स को साथ जोड़ लिया तो व्यूज भी बढ़ेंगे और आपके आइडियाज भी मल्टीप्लाई होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट है रिसर्च। क्रिएटिविटी आपको नए आइडियाज देगी और रिसर्च आपको नॉलेज देगी। रिसर्च करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी नॉलेज से बाहर जाके भी सोचो। हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत नॉलेज हो, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने होराइजन से बाहर भी स्टडी करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ऐसा मिल जाता है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्पीच और बेटर हो सकती है। तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इंटरनेट, एक क्लिक पे सारी नॉलेज अवेलेबल है। सो रिसर्च के इन तरीकों के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पॉइंट्स, नॉलेज, फैक्ट्स, डेटा इकट्ठा कर सकते हो और यूज कर सकते हो। सो ये था एपिसोड आइडिएशन और रिसर्च के ऊपर। इन आइडियाज के पिलर्स के साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेंट्रल मैसेज को तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स के लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि आइडियाज कैसे जनरेट किए जाए, रिसर्च कैसे की जाए, कुछ अलग कैसे सोचा जाए। इस एपिसोड में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज इट इज सेड दैट यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। सो आज हम आपकी स्पीच के फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि ओपनिंग की बात करेंगे कि कैसे अपनी स्पीच की शुरुआत की जाए, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को एक दमदार ओपनिंग दी जाए। आपकी ऑडियंस आपके बारे में और आपकी स्पीच के बारे में शुरुआत में एक जजमेंट बना लेती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में आप इन टिप्स का ध्यान रखो। फर्स्ट टिप इज अवॉइड फॉल्स और नेगेटिव स्टार्ट्स। फॉल्स स्टार्ट कुछ इस टाइप के होते हैं। हेलो, कैन एवरीवन हियर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी आस्क यू, एवरीवन हैज गॉट नोटपैड्स एंड पेन? आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। हां, देयर आर फ्यू मोर टू कम बट वी कैन स्टार्ट। हां, मतलब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप स्टेज पे पहुंचे, सबकी आंखें आपकी तरफ, और पहले अल्फाज आपके मुंह से जो निकले वो ये तो नहीं होने चाहिए ना। अब बात करता हूँ नेगेटिव स्टार्ट्स की। नेगेटिव स्टार्ट इस तरह के होते हैं। देखो, मेरे को ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया तैयारी करने का, लेकिन कोशिश करता हूँ अपनी बात आप तक रखूं। मेरा आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन थोड़ा साथ दीजिएगा। सो नेगेटिव स्टार्ट मतलब लोग कुछ कहे ना कहें, आप खुद ही अपना कचरा कर दो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस गिर जाएंगी और आपके बारे में नेगेटिव जजमेंट बन जाएगी। इसलिए फॉल्स स्टार्ट्स और नेगेटिव स्टार्ट्स को अवॉइड करो। अगर ऐसे शुरू नहीं करना तो कैसे करना है? इसलिए सेकंड टिप, गेटिंग अटेंशन।
आपकी स्पीच की शुरुआत में ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना जरूरी है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है, बिकॉज बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए आप अपनी स्पीच की शुरुआत नॉर्मल तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। इससे आपकी स्पीच की शुरुआत दमदार बनेगी। पहले डिस्कस करते हैं कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत किन चीजों से कर सकते हो, फिर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आप बेटर समझ पाओ। आप अपने टॉपिक के रिलेटेड किसी जोक के साथ शुरुआत कर सकते हो। जो लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं उनमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। या फिर आप स्टोरी के साथ शुरू कर सकते हो ताकि आप लोगों के साथ एक कनेक्ट बना पाओ। या फिर एक अराउजिंग क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप अपनी ऑडियंस को शुरुआत में पूछो और उनको इन्वॉल्व कर लो। आप प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज या ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके जाओ जो आपकी शुरुआत से रिलेटेड हो। इससे आपका स्टार्ट विजुअली इंटरेस्टिंग होगा और लोगों की विजुअल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। आप अपनी शुरुआत अपने टॉपिक के रिलेटेड किसी शॉक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। शॉक स्टेटमेंट मतलब कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फैक्ट उनके साथ शेयर करना जो उनको एकदम हैरान कर दे। एक क्लासी शुरुआत करने के लिए आप कोट के साथ शुरू कर सकते हैं या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस शायरी में इंटरेस्टेड होगी तो मियां इरशाद कर दीजिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो आपको कैसे शुरुआत करनी है ये आपकी चॉइस है। आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके ऑडियंस में सारे इंजीनियर्स बैठे हैं और आपको एक टेक्निकल टॉपिक पे स्पीच देनी है। तो लेट्स सी कैसे शुरुआत की जा सकती है। एक अराउजिंग क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए। So, can anyone tell me how is Rails developer different from a Ruby programmer? एक crisp story सुना सकते हैं। First computer game Space Wars was developed by Steve Russell and do you know it took 200 man hours to complete it? या फिर एक fact, First computer programmer was a female and her name was Ada। या फिर ऑडियंस और माहौल के हिसाब से जोक यूज कर सकते हैं। 4 साल लगते हैं एक इंसान को इंजीनियर बनने में और उसके बाद चाहे वो पूरी जिंदगी लगा ले दोबारा इंसान नहीं बन सकता। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स कि कैसे बोरिंग स्टार्ट, फॉल्स स्टार्ट या नेगेटिव स्टार्ट की जगह आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओगे। थर्ड टिप है रोड मैप। रोड मैप मींस जब आपने अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया उसके बाद आपको शुरुआत में उनको एक आइडिया देना होगा कि आगे क्या होने वाला है। अपनी स्पीच के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन शुरुआत में देनी होगी। WIIFM means what's in it for me। हर कोई अपने फायदे में इंटरेस्टेड होता है, तो आपको शुरुआत में बताना होगा कि आपकी स्पीच से उनको क्या फायदा होगा, वो आपको क्यों सुने। सेकंड, सेट एक्सपेक्टेशंस। कोई आपकी तरफ से ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जो आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस स्पीच के दौरान करे, और स्पेशली जब आपकी प्रेजेंटेशन लंबी होती है तो इन एक्सपेक्टेशंस को शुरुआत में सेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल वो साथ साथ नोट्स ले या ना ले या फिर कब ले, ऑडियंस आपको कब क्वेश्चन पूछ सकती है और कैसे पूछ सकती है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस को शुरुआत में सेट कर लेना चाहिए। थर्ड, कीप इट ब्रीफ। याद रखना कि ये रोड मैप एक प्री कैप है। शुरुआत में ही अपने पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन मत करना शुरू कर देना। ओपनिंग शुड बी ब्रीफ, क्रिस्प एंड स्पेसिफिक। आइए अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। एक अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको फॉल्स स्टार्ट या नेगेटिव स्टार्ट को अवॉइड करना होगा। सेकंड, अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप जो स्टोरी, ब्राउजिंग क्वेश्चन, प्रॉप, शॉर्ट स्टेटमेंट, फैक्ट, कोट, शायरी एक्सेट्रा को यूज कर सकते हैं। थर्ड, आपको अपनी ऑडियंस को एक रोड मैप देना चाहिए जिसमें आपको बताना होगा कि स्पीच से उनको क्या बेनिफिट होगा। अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है आप वो भी बता दें एंड रोड मैप क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे अपनी स्पीच को दमदार ओपनिंग दी जाए और अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि एक बढ़िया क्लोजिंग कैसे की जाए। तो इस एपिसोड में बचा क्या? बॉडी ऑफ द स्पीच। इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स बॉडी ऑफ स्पीच के लिए। आपने ऑडियंस रिसर्च कर ली, आइडियाज जनरेट कर लिए, अब इसके बेस पे जब आप अपनी स्पीच प्रिपेयर करोगे तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो पहले दिन आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, शुरू में आपको सिंपल एक्सरसाइज कराई जाती है, क्योंकि एकदम से अगर आपको हैवी एक्सरसाइज दी जाए तो आपकी बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाएगी, नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी ऑडियंस को कुछ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आप सिंपल पॉइंट से शुरू करो और जैसे जैसे आपकी ऑडियंस आपकी बात को समझती जाए आप कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स को शेयर करते जाओ। ऐसा करने से आपकी ऑडियंस आपकी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट तो कर पाएगी, लेकिन अपनी बात उनको अच्छे से समझाने के लिए आपको करना होगा अपने पॉइंट्स को कनेक्ट। सो सेकंड पॉइंट है कनेक्ट द पॉइंट्स। आप कोई भी स्टोरी पढ़ो या मूवी देखो, आपने नोटिस किया होगा कि उनमें एक फ्लो होता है।
स्टार्ट से लेके एंड तक कनेक्ट बनता जाता है और जितना ये कनेक्ट अच्छा होता है मूवी उतनी अच्छी लगती है, स्टोरी उतनी अच्छी लगती है। सोचो 3 इडियट्स में सीधा दिखाते हैं कि रेंचो, राजू और फरहान पढ़ाई कर रहे हैं और अगले सीन में दिखाते हैं कि रेंचो का असली नाम तो फुंगसुक वांगडू है और वो लद्दाख में एक साइंटिस्ट है। तो आप मूवी को समझ नहीं पाते, लेकिन कनेक्ट करते करते उन्होंने अपनी मूवी के सारे मैसेजेस को फ्लो के साथ हम तक पहुंचाया और हमें अच्छा लगा। यही फ्लो आपकी स्पीच में होना चाहिए। आपके सारे पॉइंट्स अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाने चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने चाहिए आपके पर्पस ऑफ स्पीच के साथ, जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। आपने अच्छी सी स्पीच लिखी, स्पीच का फ्लो भी सही कर दिया, लेकिन आपको कैसा लगेगा कि आप स्पीच दे रहे हो और आपकी ऑडियंस सो रही है? ऐसा ना हो, इसलिए थर्ड पॉइंट, मेक इट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मैं आपके साथ लर्निंग पिरामिड डिस्कस करना चाहूंगा। लर्निंग पिरामिड के हिसाब से अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ प्लेन लेक्चर फॉर्मेट में बोलते हो तो उनको 24 आवर्स बाद सिर्फ 5% याद रहता है। रीडिंग करके अगर ऑडियंस सीखती है तो 10%, अगर आप ऑडियो विजुअल्स यूज करते हो तो 20% याद रखता है, अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो 30%, ऐसे अगर डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हो तो 50%, और अगर उनको एक्टिविटीज के थ्रू सिखाते हो तो वो 75% रिटेन कर पाते हैं, और अगर ऑडियंस खुद दूसरों को सिखाती है तो 90%। सो अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ह्यूमर यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, डेड बॉडी को घुमाने लेके जा रहे हैं। घुमा के आ जाएंगे, तू बोल घुमाने के बाद तेरे घर छोड़ दें। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो बोला आपको लाइफ का एम है रोल प्लेस या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। स्टोरी सुना सकते हैं। शौकत के साथ आना था नाश्ते बरेली, तो गाड़ी में आगे बिल्ली आई चलता है। अब रुको, मैं आपको पूरी स्टोरी नहीं सुनाने वाला। इसके अलावा आप वीडियोस दिखा सकते हैं, ऑडियो सुना सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, अपने पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब इस इंटरेस्टिंग कंटेंट में एक चीज याद रखनी होगी, जो टूट गया वो छूट गया। सो लास्ट पॉइंट इज रीइंफोर्समेंट। आपने मेरी वीडियोस में नोटिस किया होगा कि जब टॉपिक लंबा होता है या कॉम्प्लेक्स होता है तो मैं अपने अगले पॉइंट पे जाने से पहले अपने पिछले पॉइंट्स को साथ में जोड़ता जाता हूँ। ऐसे हो सकता है कभी आपको लंबी स्पीच देनी हो, जब तक आप 5वें या 6वें पॉइंट तक पहुंचो ऑडियंस के माइंड से पहले या दूसरा पॉइंट निकल जाए। सो आप भी अपनी स्पीच में किसी पॉइंट पे अपने पुराने पॉइंट्स को रीइंफोर्स करें। रीइंफोर्स करना मतलब अभी तक की डिलीवर्ड स्पीच को समराइज करना, जो अभी तक डिस्कस किया उसकी एक छोटी सी समरी इन बिटवीन दे देना। एक रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने अभी तक डिस्कस किया कि पर्पस ऑफ स्पीच कैसे ढूंढना है, ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है और आइडियाज जनरेट कैसे। हमने ये भी जान लिया कि ओपनिंग धांसू कैसे की जाए और आज हमने डिस्कस किया कि बॉडी ऑफ स्पीच पे किन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कैसे अपनी स्पीच को क्लोज करना है। सो ये थी एक एग्जांपल रीइंफोर्समेंट की। जो अभी तक समझा उसको समराइज कर दो और अगली बात पे आ जाओ। और ये लाइन मेरे अगले एपिसोड में काम आ जाएगी, क्योंकि अगले एपिसोड में हम क्लोजिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको सिंपल इंफॉर्मेशन से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन पे जाना है। पॉइंट्स का आपस में कनेक्ट होना चाहिए। लर्निंग पिरामिड का ध्यान रखते हुए आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए। एंड जब जब जरूरत लगे अपने पॉइंट्स की रीइंफोर्समेंट करते जाएं। खाने में अगर लास्ट बाइट टेस्टी ना हो तो खाने का स्वाद नहीं आता। मूवी में एंडिंग अच्छी ना हो तो मूवी का मजा नहीं आता। मुलाकात में भी अगर अलविदा ढंग से ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रह जाता है। ऐसी आपकी स्पीच भी ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल स्पीच रहे, उसके लिए आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लोज अ स्पीच। फर्स्ट टिप, नो इमरजेंसी स्टॉप। चलती गाड़ी में अगर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दोगे तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरह से मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को अच्छी भली स्पीच में इमरजेंसी ब्रेक्स लगाते देखा है। आपने भी कई बार ऐसी लाइन सुनी होगी। ये इमरजेंसी ब्रेक्स कुछ इस टाइप की होती हैं। आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम, मुझे अब रुकना चाहिए। मैं अपनी स्पीच यहीं खत्म करता हूं। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू। ऐसे अब्रप्ट एंडिंग करने से आप एक लास्टिक और प्लेजेंट इंपैक्ट नहीं दे पाओगे। आपने कितनी भी अच्छी स्पीच दी हो, बट ऐसे अचानक एंडिंग करने से ऑडियंस को यही लगेगा कि अचानक साथ छोड़ के चला गया। सो आप अपने टाइम का ध्यान रखो। जैसे ओपनिंग में मेहनत की फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करने के लिए, ऐसे ही एंडिंग में भी मेहनत करनी होगी। आपकी एंडिंग प्रिपेयर्ड एंड प्लान होनी चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन के लिए। सेकंड टिप, समराइज इट। आपने जो भी डिस्कस किया उसको ब्रीफ में, शॉर्ट में, संक्षेप में, समरी की फॉर्म में अपनी ऑडियंस को दे दो। ऐसा करने से आप अपनी ऑडियंस को समरी की फॉर्म में एक पैकेट दे देते हो जो ऑडियंस अपने साथ लेके जा पाए। और याद रहे कि ये समरी है, लंबी समरी दोगे तो आपकी ऑडियंस बोर फील करेगी। सो आपकी समरी हमेशा क्रिस्प होनी चाहिए।
थर्ड टिप, नो न्यू इन्फॉर्मेशन। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं कि अपनी स्पीच की समरी देते देते उनको अचानक कोई अनकवर्ड पॉइंट याद आ जाता है और उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। समरी मतलब अपनी दी हुई स्पीच को समराइज करना है। नई इन्फॉर्मेशन देने से आप अपने ऑडियंस को कंफ्यूज कर दोगे और आपकी समरी नहीं रहेगी। समझ गए ना? समझ गए ना? फोर्थ टिप, कॉल टू एक्शन। लोग कंफ्यूज रहना पसंद नहीं करते। सो अगर आपकी स्पीच के बाद कोई ऐसा एक्शन है जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस ले, तो आपको अपनी समरी देने के बाद अपनी ऑडियंस को वो एक्शन स्टेप बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल्स प्रेजेंटेशन दी, अपनी ऑडियंस को उस प्रोडक्ट के बारे में सारे फीचर्स बताए, समराइज किया। अब आपकी ऑडियंस को क्या करना है वो उनको बताना होगा। सो दिस इज द टाइम कि आप उनको गाइड करो कि क्या एक्शन ले, वो परचेज कैसे कर सकते हैं, वहीं पे कोई काउंटर है या फिर ऑनलाइन जाके ऑर्डर प्लेस करना होगा। जो भी एक्शन स्टेप है आपको अभी बताना होगा। ऐसा करने से आप अपनी स्पीच के एंड में उनको एक साइन बोर्ड दिखा रहे हो कि अब आगे उनको क्या करना है। समरी दे दी, कॉल टू एक्शन बता दिया, अब आगे स्टेज छोड़ने की बारी। और स्टेज छोड़ने वक्त याद रहे लास्ट पॉइंट, एंड विद अ बैंग। आपके मुंह से निकली लास्ट लाइंस नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस ताली बजाए बिना रह ना पाए। ये लास्ट लाइंस कनेक्ट होनी चाहिए आपके पर्पस ऑफ स्पीच के साथ। स्पीच के लिए आपने मेहनत की, तैयारी की, हिम्मत की, स्टेज पे चढ़े, खड़े हुए, सबको फेस किया, सबको एड्रेस किया। ये पर्पस, ये पैशन आपकी क्लोजिंग में नजर आना चाहिए। आंखों में चमक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस पीक पे होना चाहिए और एक इंपैक्ट के साथ, एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ आपको स्टेज छोड़नी। मैं तो यही कहूंगा कि अपनी लास्ट लाइंस आप अपने पर्पस को याद करके दिल से लिखो और दिल से बोलो। मैं तो यही करता हूँ। चाहे आप अपनी बात सिंपल लाइंस के साथ कहो या किसी स्टोरी के साथ कहो या कोट के साथ या शायरी के साथ, लेकिन दिल से बोलो। सो ये थी कुछ टिप्स ऑन हाउ टू क्लोज अ स्पीच। याद रहे कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए बिना क्रिस्प समरी दो, कोई नई इंफॉर्मेशन क्लोजिंग में शेयर ना करो, कॉल टू एक्शन शेयर करो एंड एक बैंग के साथ लास्ट लाइंस बोलो। एक रिसर्च के हिसाब से ग्लॉसोफोबिया यानी कि लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का डर दुनिया के टॉप फियर्स में आता है। डेथ, हाइट या डार्कनेस से भी ज्यादा लोगों को ऑडियंस को फेस करने में डर लगता है। सो इस एपिसोड में मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स ऑन हाउ टू डील विद स्टेज फियर। अब तक के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि ऑडियंस को रिसर्च कैसे करना है, आइडियाज कैसे रिसर्च करने हैं, स्पीच शुरू कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, कंटेंट पे कैसे फोकस करना है। मतलब अब तक हमने फोकस किया मैसेज पे, अब हमारा फोकस है मैसेंजर पे यानी कि आप पे। फर्स्ट टिप है विजुअलाइज सक्सेस। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बेटा घर से बाहर है, मदर वेट कर रही है, टाइम हो चुका है, लेट हो चुका है, मदर फोन कर रही है तो फोन मिल नहीं रहा। अब वो मदर वेट करते करते सोचते सोचते नेगेटिव थॉट्स में चलेगी, सोचती रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया। कई तरह के नेगेटिव थॉट्स उस मदर के माइंड में आते हैं। कुछ टाइम बाद, 1-1.5 घंटे बाद बेल होती है, बेटा घर आता है, वो बताता है कि मैं फ्रेंड्स मिल गए थे उनके साथ और मुझे ख्याल नहीं रहा कि बैटरी खत्म हो गई थी, वरना कॉल ही कर लेता या मुझे फोन आ जाता। मतलब कुछ नेगेटिव हुआ नहीं, लेकिन एक मदर ने बार बार सोच के, आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ केयर, उस चीज को बार बार सोच के कई तरह के नेगेटिव थॉट्स माइंड में बना लिए। ऐसे ही हम में से बहुत से लोग परफॉर्म करने से पहले नेगेटिव सोच के, उस परफॉर्मेंस के बारे में नेगेटिव सोच के अपनी नर्वसनेस बढ़ा लेते हैं। पर हम नेगेटिव सोच के नर्वसनेस बढ़ाने वाले टाइम को पॉजिटिव सोच के कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लगा सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन है कि हमने अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स में जाना ही नहीं देना। सक्सेस को विजुअलाइज करो, मतलब अपनी स्पीच के बारे में सोचो, अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखो, कैसे आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पा रहे हो, कैसे आपकी ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, कैसे आपकी ऑडियंस क्लैप कर रही है, आपकी स्पीच के बाद आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। उस सारी चीजों को विजुअलाइज करो, पॉजिटिविटी में अपना दिमाग लगाओ, खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो कि मेरी प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रहेगी, मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाला, आई एम गोना डिलीवर अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, आई एम गोना मेक इट वंडरफुल, आई एम गोना रॉक इट। ऐसा करने से आप नेगेटिविटी को बाय बाय कह पाओगे और पॉजिटिवली प्रिपेयर कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे। सेकंड टिप, प्रेपरेशन। फ्लावर्स को इतने अच्छे से प्लांट करो कि वीड्स की जगह ही ना बचे। मतलब खुद को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि डर की जगह ही ना बचे। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करो, घर वालों के सामने प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करो कि जो आप कहना चाहते हो ना वो आपके दिल और मन में बस जाए, सो दैट जब आप स्टेज पे जाओ तो आपका फोकस खुद पे या कंटेंट पे ना हो, आप अपने ऑडियंस पे फोकस कर पाओ। सो जितनी आपकी तैयारी ज्यादा उतना आपका डर कम। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। थर्ड टिप, रिलैक्स। मेरे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में कई बार मुझे पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि जब उनकी टर्न आने वाली होती है ना तब घबराहट बढ़ जाती है, डिजी फील होता है, तब पूरी तरह बैंड बज जाती है। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो अपनी टर्न आने से कुछ देर पहले डीप ब्रीथ करना शुरू कर दो। डीप ब्रीथ करने से आप अपनी लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज करते हो, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है और आपको डिजी फील नहीं होता। एंड मोर ऑक्सीजन इन बॉडी मतलब मोर ब्लड टू द ब्रेन, सो आप ज्यादा रिलैक्स हो पाते हो और ज्यादा अच्छे से सोच पाते हो। इसके अलावा पानी पी के खुद को हाइड्रेटेड रखो। स्पीच लंबी है तो ज्यादा पानी मत पीना, स्पीच छोटी करनी पड़ सकती है। फोर्थ टिप, मैसेज मैटर्स। एक चीज हमेशा याद रखना,
कि आप अपने ऑडियंस का फायदा करने जा रहे हो, उनको कुछ सिखाने जा रहे हो, उनको कुछ समझाने जा रहे हो, उनको कुछ बताने जा रहे हो। पर किसी का फायदा करने में उनसे क्या करना, उनको आपके मैसेज की जरूरत है। सो आप अपना ध्यान अपने पे कम और उन तक अपना मैसेज पहुंचाने में ज्यादा लगाओ। फिफ्थ टिप, बैकअप प्लान। एक बार आप स्टेज के साथ फ्रेंडली हो गए ना, उसके बाद आपको इस टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू में ये टिप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर अचानक आप स्टेज पे ब्लैंक हो गए, अपनी बात भूल गए या आपके नोट्स आगे पीछे हो गए तो क्या करोगे? ऐसे केस में आपके माइंड में बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर अचानक जरूरत पड़े तो आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो आप ऑडियंस से पूछ सकते हैं, ऑडियंस को टाइम दे सकते हैं और आपको टाइम मिल जाएगा वापस ट्रैक पे आने का, या कोई ऐसी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। मतलब किसी तरह का बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए। वैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब आपका बैकअप प्लान रेडी होता है ना, तो आपका डर वैसे ही खत्म हो जाता है और आपके ब्लैंक होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। सिक्स्थ टिप, बी ऑर्गेनाइज्ड। आपकी मिसमैनेजमेंट आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। मैंने बहुत से सेशंस में लोगों को ऐसी गलतियां करते देखा है जिसका इंपैक्ट उनकी स्पीच पे होता है। आपको अपने वेन्यू पे टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। एकदम लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे, जाते स्टेज पे जाना होगा, ना एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होगे, ना ऑडियंस के साथ फ्रेंडली होगे, और लास्ट मोमेंट में दिस विल ऐड टू योर नर्वसनेस। ऐसे आपकी चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए सो दैट जिस दिन आपकी स्पीच है उस दिन आपको फालतू की टेंशन में ना पड़ना पड़े। आपका मटेरियल, इक्विपमेंट्स, आपके नोट्स, क्लोथ्स सब एक दिन पहले रेडी होना चाहिए। सो ये थी कुछ टिप्स ऑन हाउ टू डील विद स्टेज फियर। एक बार इन टिप्स को समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट टिप, विजुअलाइज सक्सेस। नेगेटिव सोच के नर्वसनेस मत बढ़ाओ, पॉजिटिव सोच के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सेकंड टिप, प्रिपरेशन। इतनी प्रैक्टिस करो कि डर की जगह ही ना बचे। थर्ड टिप, रिलैक्स। अपनी टर्न से कुछ देर पहले डीप ब्रीथ करो और खुद को हाइड्रेटेड रखो। फोर्थ टिप, मैसेज मैटर्स। दूसरों का फायदा करने में क्या डरना। फिफ्थ टिप, आपके पास आपका बैकअप प्लान रेडी होना चाहिए। सिक्स्थ टिप, बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड रहोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9th एपिसोड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अगर मैं ऐसे वीडियोस बना रहा होता तो शायद आप मेरी वीडियोस देखते नहीं और देख पाते भी नहीं, शुरू में ही बोर हो जाते। हर पावरफुल स्पीकर में आपने ये देखा होगा कि उनके खड़े होने में एक डेप्थ होती है, उनके चलने में, उनकी एंट्री में, उनके दिखने में एकदम सब कुछ एप्ट होता है, उनको सुनना अच्छा लगता है। सो इट मींस कि बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट रिसर्च भी ये कहती है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का 55% पार्ट है और टोन ऑफ वॉइस 38%, मतलब 7% स्पोकन वर्ड्स है, बाकी सब हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। So here are some tips on body language and tone of voice for public speakers. First tip, posture. जब भी आपकी टर्न आती है या आपका नाम अनाउंस होता है तो अपने मन में 1, 2 and 3 बोलो। ये 1, 2 and 3 वाले 3 सेकंड्स आपके लिए एक तरह की किक है जिसकी वजह से आप एकदम अचानक फ्लो के साथ स्टेज पे नहीं जाते, नर्वसनेस को लेके स्टेज पे नहीं जाते। आपको 1, 2, 3 कहते हुए टाइम मिलता है अपनी बॉडी पे कंट्रोल अडैप्ट करने का, अपने पोस्चर को अडैप्ट करने का और काम तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेज पे जा पाते हो। जब आप खड़े होते हो तो आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, हेड लिफ्टेड अप होना चाहिए और शोल्डर्स ड्रॉप होने चाहिए। अगर आपके आगे कोई टेबल पड़ा है तो उसके ऊपर लीन मत करो, इससे कैजुअल अप्रोच लगती है और एनर्जी जाती है ना। एंड आपके जो फीट है वो शोल्डर विड्थ जितने डिस्टेंस में होने चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे हील्स एंड टोज पे आगे पीछे होते रहना, ये उनकी नर्वसनेस शो करता है, इसको अवॉइड करो। अपने शुरू की स्पीचेस में आप पोडियम के पीछे खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी फॉर्मल और रिजिड अप्रोच लगती है। अगर आप पोडियम छोड़ के सेंटर में आके या पोडियम के साइड पे खड़े होकर बोलेंगे तो ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट बना पाएंगे। सेकंड टिप, जेस्चर्स। आपकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल बात करने वक्त जैसी हैंड मूवमेंट्स रखते हो या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ जैसी हैंड मूवमेंट्स होती है। हाँ, अगर ऑडियंस का साइज लार्ज है, ज्यादा है, उस केस में आप थोड़ी सी लार्ज हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो। जैसे एक मूर्ति बिल्डिंग के टॉप पे होगी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा ताकि नीचे से लोग उसको देख पाए। ऐसे ऑडियंस अगर ज्यादा है तो हैंड मूवमेंट्स को थोड़ा सा लार्ज रखना होगा। हैंड मूवमेंट्स के लिए आप टीवी में लोगों को नोटिस कर सकते हो, खुद को मिरर में खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद को इंप्रूव कर सकते हो। प्रेजेंटेशन देते हुए रिंग के साथ ऐसे ऐसे करते रहना या पॉइंटर के साथ ऐसे खेलते रहना या नोट्स के साथ कुछ करते रहना, इससे आपकी नर्वसनेस नजर आती है। अपने हाथ पीछे मत रखो और ऐसे फोल्ड करके भी मत खड़े हो, इससे आप डिफेंसिव और नॉन इंटरेस्टेड नजर आते हो। एंड ये हाथ पॉकेट्स में भी नहीं होने चाहिए, वो बहुत कैजुअल लगता है। और अगर आपको इचिंग करने की आदत है तो मैं क्या बोलूं, क्रीम लगाओ। थर्ड टिप, आई कॉन्टैक्ट। कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों से मुलाकात कर लेता है,
लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों से सवाल कर लेता है। हमारा आई कांटेक्ट ना दिवाली गिफ्ट की तरह है। जैसे दिवाली गिफ्ट देते रहो तो दिवाली गिफ्ट आते रहते हैं, वैसे अगर आप अपनी ऑडियंस को अपने आई कांटेक्ट के साथ अटेंशन देते रहोगे तो वो आपको अटेंशन देते रहेंगे, आपको अटेंशन मिलती रहेगी। अगर आपका ऑडियंस साइज छोटा है, 10, 20 या 30 लोग हैं, तो आप हर किसी को आई कांटेक्ट दो। लेकिन अगर ऑडियंस साइज बड़ा है तो आप एक एरिया में अगर एक इंडिविजुअल को भी देख लेते हो तो उनके आसपास सबको लगता है कि हमें देख रहे हैं। तो बड़े ऑडियंस में आप अलग अलग एरियाज में किसी किसी को देखते रहो, उससे सब कवर होते जाएंगे। वैसे तो अपनी ऑडियंस में सबको कवर करना जरूरी है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नर्वस हो रहे हो तो उस मोमेंट के लिए आप उन लोगों पे फोकस कर सकते हो जो आपको फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एंड जैसे ही आप वापस कॉन्फिडेंट होते हो तो आप दोबारा सबको कवर कर सकते हो। कुछ लोग स्पीच या प्रेजेंटेशन देते हुए ना ऊपर देखते रहते हैं या बार बार नीचे देखते रहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते, उससे नर्वसनेस नजर आती है और सबको पता चलता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। सो ऐसा मत करना। सोचो कि अगर मैं सारी वीडियो में ऐसे ही बोलूं तो आप वीडियो का फायदा नहीं ले पाओगे और वीडियो में इंटरेस्ट लूज कर जाओगे और एट द एंड बोर हो जाओगे और आपको वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हारमोनियम में एक ही सुर बजता रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा कानों को चुभेगा। वैसे ही अगर आप डल, फ्लैट और मोनोटोनस आवाज में लोगों से बात करते हो तो लोग आपके साथ इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वॉइस में एनर्जी है, मीनिंग है, लाइफ है, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, आप इंटरेस्ट गेन कर पाओगे। सो आप भी एक ही सुर में अपनी स्पीच मत देना। जैसे हम नेचुरली बात करते हैं वही नेचुरल टोन आपकी स्पीच में या आपकी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। अपनी टोन को, वॉल्यूम को, पेस को एनिमेट करो अपने टॉपिक के हिसाब से, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी डेप्थ, कभी वेरिएशन एनिमेट करते रहो। लेकिन ये वेरिएशन नेचुरल लगनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा मत कर देना कि लोगों को ये गाना लगना शुरू हो जाए। हाँ, एक चीज और जो मैं खुद प्रिंसिपली फॉलो करता हूँ, कभी भी स्टेज पे ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें आप बिलीव नहीं करते। अगर अंदर से आप उसमें बिलीव नहीं करते होगे ना तो आपकी आवाज में वो झूठ नजर आ जाएगा और लोग वो पकड़ पाएंगे। फिफ्थ टिप, वॉल्यूम। When it comes to volume, तो कुछ लोग इतने धीरे बोलते हैं कि आवाज पहुंचनी ही मुश्किल हो जाती है और कुछ लोग इतने लाउड हो जाते हैं कि कानों को चुभना शुरू हो जाता है। अगर तो वहां पे माइक है तो आई एम श्योर कि आपकी आवाज सब तक पहुंच जाएगी, लेकिन अगर माइक नहीं है, ग्रुप छोटा है, तो मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूँ। अपना वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए एक बार अपने ग्रुप में जो लास्ट में बैठा है उसको देखो और उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम सेट कर लो कि मुझे उस तक अपनी आवाज पहुंचानी है, क्योंकि अगर उसको आवाज पहुंच गई तो सारे ग्रुप को पहुंच जाएगी। सिंपल। सिक्स्थ टिप, क्लोज। क्लोज का काम सिर्फ आपको कवर करना नहीं है, वो आपके बारे में बात भी करते हैं। आपने क्या कलर्स पहने हैं वो लोगों के कानों में जाके आपके बारे में बताते हैं। आपके शूज अनाउंसमेंट्स करते हैं, आपकी शर्ट, आपके ट्राउजर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन देते हैं। सो मींस आपकी ड्रेसिंग आपकी ऑडियंस को आपके बारे में बताती है कि आप खुद के बारे में क्या समझते हो एंड आप ऑडियंस के बारे में क्या सोचते हो, वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी ड्रेसिंग से पता चलता है। So always wear those clothes which make you feel confident and feel good about yourself. जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, ए हंसी। Seventh tip, smile. जिन लोगों के चेहरे पे फ्रेंडली एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनसे लोग जल्दी अग्री करते हैं और उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। So फेस पे स्माइल रखने से आप एक फ्रेंडली एक्सप्रेशन मेंटेन कर पाते हो, which makes you look pleasant and friendly. And smiling faces जल्दी याद भी होती हैं एंड आपको खुद को भी फील गुड फैक्टर आएगा अगर आप अपने फेस पे स्माइल रखोगे। हाँ, ये स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, ओवर स्माइल भी मत करना। सो ये थे कुछ टिप्स ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप स्टेज पे जाओ उस टाइम पे आपको इन टिप्स को ध्यान नहीं देना। उस टाइम पे आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ आपके कंटेंट पे होना चाहिए, जो आप बोलने वाले हो उस पे होना चाहिए। इन सब टिप्स की प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, अपनी आदत में लानी है, अपने रिफ्लेक्स में लानी है। जब आप रिहर्सल्स करो, जब मिरर के आगे खड़े हो, जब प्रैक्टिस करो, जब खुद को रिकॉर्ड करो, उस टाइम पे इस हर टिप की, हर स्किल की प्रैक्टिस करो, सो दैट ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट बन जाए, ये आपकी टोन ऑफ वॉइस का पार्ट बन जाए। सो एक बार इन पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर लें, इस वीडियो को समराइज करें। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया पोस्चर, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम, क्लोज एंड स्माइल। एक क्वेश्चन पूछूं, आपको पता है कि 10th एंड लास्ट एपिसोड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का टॉपिक क्या है? एंड द आंसर इज हैंडलिंग क्वेश्चंस। कुछ लोग क्वेश्चन आंसर सेशन अवॉइड करते हैं कि कहीं मैं आंसर ना दे पाया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, कहीं इंसल्ट ना हो जाए, और कई बार टाइम की वजह से, स्केड्यूल की वजह से चैलेंजेस होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन मिस करना पड़ता है। मुझे पर्सनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन बहुत मजा आता है। ये एक मौका होता है इस चीज को प्रूव करने का कि हाउ नॉलेजेबल यू आर।
ऑडियंस का भी स्पीकर पे कॉन्फिडेंस ग्रो करता है कि ही कैन आंसर एंड हैंडल एनीथिंग, और ये स्पीकर स्क्रिप्टेड नहीं बोलता। एंड आपको इससे चांस भी मिलता है कि कहीं पे स्पीच में, प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई हो या ऑडियंस के माइंड में कोई डाउट रह गए हो, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप उन डाउट्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि स्पीच देने वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस है, और अगर आपकी ऑडियंस डाउट्स को साथ लेके जाए तो क्या फायदा। बट ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज, आपके टाइम के हिसाब से। बट अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना चाह रहे हो तो हियर आर सम टिप्स फॉर यू। नंबर 1, एंटिसिपेट क्वेश्चंस। जब आप अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे माइंड में लेके आओ जो आपकी ऑडियंस के डाउट्स हो सकते हैं, जो वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करो कि वो डाउट्स रहे ना, आप अपनी स्पीच में ही उनके आंसर्स कवर कर लो। फिर भी अगर ये नहीं हो सकता तो उन क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करके आप वेल इन एडवांस उसकी तैयारी कर सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस इन एडवांस, इससे आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होगी। सेकंड टिप, आंसर एवरीवन। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे उसको देखो, उसको सुनो, उसके बाद उसका क्वेश्चन रिपीट करो सो दैट पूरी ऑडियंस को वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और ऑडियंस के साथ वो क्वेश्चन को रिलेट करो कि आप लोगों को भी इस आंसर का फायदा हो सकता है, आपकी लाइफ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आपका भी ये डाउट हो सकता है, सो दैट आपकी ऑडियंस उस एक बंदे के क्वेश्चन में इंटरेस्टेड हो जाए और सब रिलेट कर पाए। सो आंसर देने वक्त ऑन एन एवरेज 20% फोकस उस पे रखो जिसने क्वेश्चन पूछा, और 80% फोकस बाकी ऑडियंस पे, सो दैट आप पूरी ऑडियंस को इन्वॉल्व करके रखो। थर्ड, बी ऑनेस्ट। अगर आपको आंसर नहीं पता तो इधर उधर की गप्पे मत हांको, इधर उधर की बातें मत करो। लोग ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं, उनको ऑनेस्टली बता सकते हो कि आपको आंसर नहीं पता, आप उनको गाइड कर सकते हो कि आंसर कैसे मिल सकता है, या फिर आप किस तरीके से आंसर लाके उनको वापस बताओगे, ओवर द मेल बताओगे या अगले सेशन में बताओगे या कैसे बताओगे। बट मेक श्योर कि झूठ नहीं बोल रहे, ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहे हो। फोर्थ, गेटिंग स्ट्रेच्ड। अगर आप किसी को आंसर कर रहे हो, वो आगे से आपसे डिस्कशन कर रहा है और वो स्ट्रेच होता जा रहा है और आपको नजर आ रहा है कि आपकी ऑडियंस इस डिबेट में इंटरेस्टेड नहीं है, इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं है, ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कह सकते हो कि वी कैन डिस्कस दिस लेटर ऑन, आफ्टर द सेशन में अवेलेबल हूं, या फिर किस तरीके से वो आपको बाद में अप्रोच कर सकता है। इससे आप अपना और ऑडियंस का टाइम भी बचाओगे, इंटरेस्ट भी बचाओगे और उस इंडिविजुअल को भी रिस्पेक्ट दे पाओगे। अगर कहीं पे आप उनके व्यूज के साथ अग्री नहीं कर रहे तो यू आर रॉन्ग, यू आर एट फॉल्ट, ऐसी लाइंस की जगह कोई बेटर लाइंस यूज कर सकते हो। आप बेटर वर्ड्स के साथ अपनी बात कह सकते हो कि आई रिस्पेक्ट योर व्यूज बट माय फीलिंग्स आर डिफरेंट, और अपनी बात रख सकते हो। ऐसे अगर आपको किसी का क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ये कहने की जगह कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड यू, यू आर नॉट स्पीकिंग राइटली, उसकी जगह कह सकते हो कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट अ बिट बेटर। सिक्स्थ, टाइमिंग ऑफ सेशन। ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड में किया जाए, इससे आपकी स्पीच का फ्लो खराब नहीं होता और ऑडियंस के साथ ग्रिप मेंटेन रहती है। बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन करने का एक फायदा हो सकता है कि आप ऑडियंस के नीड्स एंड इंटरेस्ट का आइडिया ले पाते हो, हाउ वेल दे आर गोइंग विद यू, ये आपको पता चलता रहता है। मैं पर्सनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड में प्रेफर करता हूं, आप अपने सब्जेक्ट टॉपिक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी आपकी प्रेजेंटेशन की या स्पीच की क्लोजिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से नहीं होनी चाहिए। जब आपका सेशन खत्म हो जाए आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को समराइज करो, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल, एक अच्छे इंपैक्ट के साथ अपने सेशन को क्लोज करो। सो ये थे कुछ टिप्स ऑन हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। और क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का लास्ट एपिसोड था तो अब तक के सारे एपिसोड्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक बार समराइज फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले एपिसोड में जाना कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्यों जरूरी है और कैसे आपके काम आ सकती है। सेकंड एपिसोड में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ स्पीच। थर्ड एपिसोड में हमने ऑडियंस रिसर्च करने को डिस्कस किया एंड फोर्थ एपिसोड वाज ऑन हाउ टू थिंक ऑफ आइडिया। फिफ्थ, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच को स्टार्ट किया जाए। सिक्स्थ, कैसे स्पीच की बॉडी तैयार की जाए। सेवंथ, क्लोजिंग ऑफ योर स्पीच। एट्थ में कैसे स्टेज फियर और नर्वसनेस को हैंडल किया जाए। नाइन्थ एपिसोड वाज ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस एंड द लास्ट एपिसोड ऑन हैंडलिंग क्वेश्चंस। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं बोनस एपिसोड में इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करूंगा और आपके पब्लिक स्पीकर बनने की जर्नी में हमेशा आपके साथ रहूंगा। आई होप ये ट्रेनिंग आपके लिए अच्छी रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना और दूसरों के साथ शेयर करना। मेरी और वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई फ्री मोबाइल ऐप ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। मेरी बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स आपके साथ हैं। आप इन टिप्स को मैक्सिमम यूज करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम फायदा लो और एक स्ट्रॉन्ग, एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनो। हो कितनी भी ऑडियंस, तुम ना डरो। प्लानिंग एंड प्रैक्टिस ऐसी तुम करो, लोग याद रखें स्पीच तुम्हारी जब भी तुम स्टेज पे चढ़ो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।